एप्लीकेशन के इस क्लास में जहाँ पर हम लोग स्थल रूपों को पढ़ रहे हैं। स्थल रूपों के बारे में पीछे 2 क्लास हो चुकी है जिसमें हम नदी द्वारा बने स्थल रूपों को हम लोगों ने पढ़ा था। कल वाली क्लास की अगर बात करें वहाँ पर नदी के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ और कारक हैं जैसे कि पवन पवन के द्वारा कैसे स्थल रूप बनते हैं। पवन के बाद हम लोगों ने सागरी जल को पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज 3 प्रकार के स्थल रूपों को पढ़ेंगे। मैक्सिमम चीज आप जान चुके हैं कि जब हम स्थल रूप या लैंडफॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 प्रकार के स्थल रूप पढ़ते हैं, एक अपर्दनात्मक और दूसरा निक्षेपात्मक। अपर्दन का कोई भी कारक होगा, चाहे शुरुआत में भी हमने बताया था कि चाहे पवन होगा, चाहे हिमानी होगा, जल, सागरी जल, कोई भी चीज होगा, सबसे 2 ही प्रकार के स्थल रूप बनते हैं। अब हमको पहचानना ये होता है कि किस कारक से कौन सा स्थल रूप बना। आज की क्लास में हम 3 प्रकार के कारकों को चुने हैं। भूमिगत जल से बनने वाले स्थल रूपों को पढ़ेंगे, हिमानी से बनने वाले को पढ़ेंगे और परिहिमानी से बनेंगे। ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से प्रश्न खूब आते ही हैं और कंफ्यूजन भी ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि कई बार हम लोग स्थल रूपों के बारे में तो ये पढ़ लेते हैं कि ये किस विधि से बने हुए हैं और उनको याद करते हैं, और याद करने में कई बार क्या होता है कि याद नहीं हो पाता, कंफ्यूजन बन जाता है। जैसे आप देखेंगे हिमानी और परिहिमानी से बनने वाले स्थल रूपों में कई बार कंफ्यूजन रहता है कि ये हिमानी का है कि परिहिमानी का, थोड़ा सा ही अंतर होता है, तो समझेंगे उस बात को। भूमिगत जल की जब हम बात करते हैं तो कई बार लगता है अच्छा भूमिगत जल का था या सागरी जल का था या समुद्री जल का था, तो दोनों में काफी डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को भी हम समझेंगे। एक बार आप लोग कमेंट करके बता देंगे आवाज वगैरह अगर आपको प्रॉपर सुनाई दे रही है तो। फिर अंतः क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ा जाए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल रूप। यानी भूमिगत जल का मतलब वही जल जो नलकूप से हम निकालते हैं, वही वाला जल। अब आप कहेंगे नलकूप से निकलने वाला जो जल है पृथ्वी की सतह के काफी नीचे से निकलता है, ऐसे में ये कौन सा स्थल रूप बनाएगा। भाई मेरे ये भी बहुत सारे स्थल रूप बनाते हैं, अपर्दनात्मक भी बनाते हैं और निक्षेपात्मक भी बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं, कहाँ पर बनता है, इन सारी बातों को हम सीखने चल रहे हैं। ठीक, सबसे पहले अगर हम भूमिगत जल की बात करें, किसे कहेंगे, वर्षा जल का वह अंश जो भूमि द्वारा सोख लिया जाता है उसे भूमिगत जल कहा जाता है। यानी भूमि के द्वारा जो अवशोषित कर लिया जाता है और उसका स्टोरेज हो जाता है नीचे, उसी को हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। तो इसी के बारे में हम देखेंगे। इसके द्वारा जो बनने वाले स्थल रूप हैं कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले भूमिगत जल के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे 3 क्षेत्र होता है, इसका 3 क्षेत्र होता है। पहले क्षेत्र की चर्चा करें तो ये होता असंतृप्त क्षेत्र। क्या कहते हैं उसको, ये होता असंतृप्त क्षेत्र या इसी कहते हैं ऑन अनसेचुरेटेड जोन। ठीक, असंतृप्त क्षेत्र का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जैसे जब पृथ्वी की सतह पर पानी बरसता है, पानी सतह पर जब बरस रहा है तो बरसने के साथ साथ क्या होता है, यह धरातल पर धीरे धीरे इस रंध्रों के माध्यम से ये नीचे की तरफ चला जाता है। तो असंतृप्त जोन वह क्षेत्र होता है जहां पर पानी रुकता नहीं है, उसके माध्यम से तली में नीचे जाता है, पृथ्वी की सतह में नीचे जाता है। ठीक, जो दूसरा क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है संतृप्त जोन। दूसरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संतृप्त जोन या सामयिक संतृप्त जोन कहते हैं, सामयिक संतृप्त क्षेत्र। और ध्यान से समझना हमको, ये जो सामयिक संतृप्त क्षेत्र है इसका क्या काम होता है, यहां से जो जल गया था, जल जाने के बाद यहां पर जो स्टोरेज होने वाला क्षेत्र है इसका सबसे ऊपरी भाग है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। पृथ्वी की तली में आप देखते हैं जब बोरिंग होता है और बोरवेल जब बनता है तो वहां पर देखेंगे, कहते नहीं 80 फीट पर पानी मिला, 60 फीट पर पानी मिला। अलग अलग क्षेत्रों पे इसकी गहराई अलग होती है, वाटर लेवल अलग होता है। वाटर लेवल का मतलब वही होता है कितनी गहराई पर आपको पानी प्राप्त हो रहा है, सिंपल सी भाषा में कहें। ये जो सामयिक संतृप्त क्षेत्र होता है, ये वाला हिस्सा होता है जहां पर हमको पानी मिल रहा है उसके ऊपर। ये कहीं कहीं पर ज्यादा गहराई पर मिलता है, कहीं पर थोड़ा सा ऊपर मिल जाता है। जो तीसरा प्रमुख क्षेत्र होता है इसे हम कहते हैं स्थायी संतृप्त क्षेत्र। स्थायी संतृप्त क्षेत्र का मतलब होता है यहां पर पानी की मात्रा पर्याप्त रूप से मिलती है। ठीक, वो पानी की मात्रा ऐसे वहां पे तालाब और झील नहीं होता है, वह मिट्टी के अंदर ही होता है। धीरे धीरे जब बोरवेल से बोरिंग करते हैं हम लोग, यहाँ पर निकालते हैं पानी को, धीरे धीरे वहां पर जगह बन जाती है
और पानी वहां पर साफ हमको प्राप्त होने लगता है, जिसको हम पीने के लिए, सिंचाई के लिए यूज करते हैं। ठीक है। प्राचीन समय में क्या होता था कि ये पानी का प्रयोग हम करते थे कैसे, कुओं के माध्यम से। तो कुओं में एक कुआं आता है क्या, आर्टेजियन कूप, जिसे हम कहते हैं। आर्टेजियन कूप क्या होता है, एक निश्चित गहराई पर कुआं हम जब खोद दिए, कुआं खोदने के बाद उसमें पानी भर जाता था, पानी को जो हम निकाल रहे हैं उसी को कहते हैं आर्टेजियन कूप। आर्टेजियन कूप की चर्चा यहाँ पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले फ्रांस का एक क्षेत्र है आर्टोस, यहाँ पर इस कुएं की खुदाई पहली बार हुई थी, और उस कुएं के नाम पर विश्व में जितने भी कुएं बने सबको नाम दिया गया कि ये आर्टेजियन कूप है, जिसे हम पाताल तोड़ कुआं भी कहते हैं। हमारा विषय ये सारी चीजें नहीं है, बस हमारा विषय ये समझाना है कि भूमिगत जल होता क्या है। प्रमुख रूप से हमें सीखना है भूमिगत जल के द्वारा कितने प्रकार के स्थल रूप बनते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं उसी बात से। ठीक है, चलिए। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल रूपों की हम बात करें, जाहिर सी बात है यहाँ पर दो प्रकार के स्थल रूप पढ़ेंगे, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, भूमिगत जल। भूमिगत जल, इससे दो प्रकार के स्थल रूप बनेंगे। पहला वही अपरदनात्मक, अपरदनात्मक स्थल रूप, और जो दूसरा स्थल रूप होता है उसे हम क्या कह लेते हैं, उसे कहते हैं, ये है आपका निक्षेपात्मक स्थल रूप। निक्षेपात्मक स्थल रूप, और ये अपरदनात्मक स्थल रूप है। ठीक है। अपरदनात्मक स्थल रूप में कौन कौन से स्थल रूप आते हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अपरदनात्मक स्थल रूप में देखेंगे, अपरदनात्मक स्थल रूप ज्यादा होते हैं। देखिए, जो भूमिगत जल होता है यह अपना प्रभाव कहाँ पर देता है, ऐसे क्षेत्र जहां पर चूना पत्थर ज्यादा होते हैं। तो चूना पत्थर वाले प्रदेशों में क्या होता है, जल, आपने चूना को पकते हुए देखा होगा, चूने का कोई टुकड़ा लीजिए, उसको पानी में डाल देंगे तो धीरे धीरे वो खौलने लगता है ना, वो रिएक्शन करता है, उसमें अवक्रिया होती है। ऐसे क्षेत्र जहां पर चूना पत्थर ज्यादा होता है, वहां से जब जल अंदर प्रवेश करता है तो उसमें रिएक्शन होने की वजह से, अवक्रिया होने की वजह से कई प्रकार के स्थल रूप बन जाते हैं। ये चूना पत्थर धरती के नीचे ही नहीं होते, ऊपर भी होते हैं। ऐसे में भूमिगत जल कहीं पर इसका लेवल ऊपर जा रहा है, कहीं पर नीचे जा रहा है, कहीं पर वर्षा के जल से प्रभावित हो रहा है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के स्थल रूप बनते हैं, जिसे हम भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल रूप कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं कार्स्ट स्थलाकृति। क्या कहते हैं, जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल रूप होता है इसे कहा जाता है क्या, कार्स्ट स्थलाकृति। ठीक, या इसी को कहते हैं चूना पत्थर वाले प्रदेश में, चूना पत्थर वाले प्रदेश में बनने वाले स्थलाकृति। ये बातें शायद आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। चलिए, समझ पा रहे हैं तो इसको और आगे से हम विस्तार करते हैं। अपरदनात्मक स्थल रूप में सबसे जो प्रमुख स्थल रूप होता है, सबसे जो शुरुआती स्थल रूप होता है, उसको हम कहते हैं घोल रंध्र। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है घोल रंध्र। घोल रंध्र क्या होगा, इसके बारे में अभी हम डिटेलिंग करेंगे। घोल रंध्र का है, घोल रंध्र क्या होगा, सिंपली आप समझेंगे, धरातल के किसी हिस्से पर छोटा सा यहाँ पे हल्का सा दरार सा मिल गया। अब इस दरार में, चूंकि चूना पत्थर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर किसी तरह से थोड़ा सा पानी प्रवेश कर गया। यह रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा तो चूना गलेगा, धीरे धीरे वह बढ़ता जाएगा, ये घोल रंध्र कहलाएगा। घोल रंध्र काफी बड़ा हो गया तो उसे एक नाम का दिया जाता है, जिसे कहते हैं क्या, डोलाइन। आपसे सिर्फ यही पूछा जाता है, डोलाइन कैसी स्थलाकृति है, यह भूमिगत जल की या कार्स्ट स्थलाकृति है। कैसे बनती है, यह अपरदन क्रिया से बनती है। जो डोलाइन का बड़ा रूप होता है उसे कहते हैं शकुंड। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है शकुंड, या इसी को कहते हैं युवाला, शकुंड या युवाला। ठीक है, शकुंड कहते हैं या युवाला कहते हैं। अब शकुंड और युवाला जो है, इसका जो और विस्तृत रूप है, ये शकुंड कई शकुंड, 2-3 शकुंड मिलकर एक बड़ा क्षेत्र बना रहे हैं, उसे कहा जाता है राजकुंड या पोलजे। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है राजकुंड, या इसी को कहते हैं पोलजे। समझ पा रहे हैं बात, इसी को कहते हैं क्या, राजकुंड या पोलजे। शकुंड या युवाला हो गया, फिर राजकुंड या पोलजे है। इसके बाद
आप देखते हैं तमाम प्रकार के, जैसे कुछ कोई ऐसा क्षेत्र है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, ऐसा चूना पत्थर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर धीरे धीरे पानी गिर रहा है, तो पानी की गिरने की वजह से यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे विदर से बन जाते हैं, है ना, ऐसे ऊंचा नीचा ऐसे स्थलाकृति बन जाती है ना, ऐसे दांतीदार स्थलाकृतियां बन जाती है, जिसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं हिमविदर। ठीक, क्या कहते हैं, इसे लैपीज कहते हैं, लैपीज कहते हैं या विदर कहते हैं, विदर क्या है। ठीक, तो ये स्थलाकृति क्या कहलाती है, ये कहलाती है लैपीज, मैं लिख दे रहा हूं। तो लैपेज भी कैसा है, ये लैपेज स्थलाकृति जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं हम क्या, कि अपरदनात्मक स्थल रूप है। ठीक है, चलिए और स्थल रूपों को लिख देते हैं। लैपेज के साथ साथ हम लिखेंगे, छठे नंबर पर आता है, जिसे कहा जाता है काष्ठ खिड़की। क्या कहते हैं, काष्ठ खिड़की। याद रखेंगे ये किसकी बात हो रही है, अभी अपरदनात्मक की हम चर्चा कर रहे हैं। काष्ठ खिड़की के बाद आप देखेंगे कंदराएं बनती है, बहुत सारी गुफाएं बन जाती हैं, उसे कहते हैं कंदरा। कंदरा, अब कंदरा में थोड़ा सा पहचानना मुश्किल होगा कि किस कंदरा की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे समझेंगे किस कंदरा की बात हो रही है, भूमिगत जल के द्वारा निर्मित। कंदरा के साथ साथ यहाँ पर एक घाटी भी बनती है, जिसे हम कहते हैं अंधी घाटी। क्या कहेंगे, अंधी घाटी। ठीक है, अंधी घाटी देख लिया, और यहाँ पर इस क्षेत्र पर प्राकृतिक पुल भी बनता है। क्या बनता है, प्राकृतिक पुल। अगर आपको याद होगा, आप पिछली कक्षा से जुड़े रहे होंगे, तो एक बात आपको पता होगा कि प्राकृतिक पुल पवन के द्वारा भी बना था, सागरीय जल के द्वारा भी बना था, और यहाँ पर देख रहे हैं भूमिगत जल यानी काष्ठ शिलाकृति के रूप में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर जितनी महत्वपूर्ण स्थल रूप हैं, 9 स्थल रूप आपको दिख रहे हैं, ये सब अपरदनात्मक स्थल रूप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर जब अपर्दनात्मक देख लिया था, हम यहाँ पर निक्षेपात्मक भी एक ही पेज में देख लेते हैं। निक्षेपात्मक में कौन कौन से आते हैं इसको हम देख लेते हैं। जो सबसे प्रमुख रूप से है उसे कहते हैं क्या, स्टेलेक्टाइट। इसी कहते हैं स्टेलेक्टाइट। ठीक, एक दूसरा स्थल रूप है जिसे कहते हैं टूफा। तीसरा स्थल रूप है इसे कहते हैं क्या, ड्रिप स्टोन। वैसे टूफा और ड्रिप स्टोन एक ही है, यहीं पे लिख दे रहे हैं, टूफा या इसी को कहते हैं ड्रिप स्टोन। तीसरी स्थलाकृति होती है स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट, अभी सभी को हम जानेंगे ये स्थल रूप कैसे कैसे होते हैं। और अंत में एक स्थल रूप बनता है जिसे हम कहते हैं कंदरा स्तंभ। हालांकि ये टूफा का ही एक पार्ट होता है, इसे कंदरा स्तंभ के रूप में जानते हैं। देखिए कंदरा बन रहा है, तो कंदरा कैसे बनेगा, कंदरा बनेगी अपरदन से, लेकिन कंदरा स्तंभ जो बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, निक्षेपण से। तो उम्मीद करते हैं ये बातें यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। वैसे आप देखें, आप जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं इतना ही पर्याप्त है कि आप याद कर पाए कि कौन सा स्थलाकृति कैसे बन रहा है, यानी कौन सा अपरदनात्मक है कौन सा निक्षेपात्मक, इतना ही आपको जानना है। लेकिन हम प्रयास करते हैं थोड़ा सा और डिटेलिंग कर दें, जिससे इन स्थल रूपों को याद करना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, समझ पा रहे हैं हमारी बात को। देखिए प्रमुख रूप से जो स्थलाकृतियां हैं, जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं, उसमें एक कंटेंट को आप याद रखिएगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्यों अदा करता है, क्योंकि भूमिगत जल में होता है क्या, पानी, है ना। जल में क्या मिलेगा आपको, मिलेगा H2O यानी पानी मिलेगा। यहाँ पर ये पानी रिएक्शन करता, अपक्रिया करता है किस पे, क्योंकि चूना पत्थर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट होगा, जिसे कहते हैं CaCO3 होता है। ये क्या है, ये चूना पत्थर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन क्या काम करता है, ये रिएक्शन क्या काम करता है, इसको अगर हम समझें, चूना पत्थर वाले प्रदेश में पानी अपक्रिया करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक, हमको रिएक्शन नहीं पढ़ना, हम केमिस्ट्री पे नहीं जाना, पर यह समझना कि ये कहाँ पर बनते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम लिख देते हैं। भूमिगत जल द्वारा निर्मित, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल रूप
निर्मित स्थल रूपों का सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया में मिलता है। ठीक है, यूगोस्लाविया में मिलता है। इन स्थलाकृतियों को, इन स्थलाकृतियों को कार्स्ट स्थलाकृति कहा जाता है। स्थलाकृति कहा जाता है। अब यहाँ पे जो यूगोस्लाविया है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कास्ट स्थलाकृतियों का सबसे बढ़िया उदाहरण कहाँ मिलता है, या कास्ट स्थलाकृतियों की आदर्श स्थिति कहाँ मिलती है, तो ये यूगोस्लाविया याद रखिएगा। यूगोस्लाविया की भी बात करें तो यूगोस्लाविया कहाँ पर आपको मिलेगा, ये भी आपको जानना जरूरी है। यूगोस्लाविया, अब इसका नाम स्लोवेनिया है। ठीक है, यहां पर इसे कहा जाता है क्या, सर्बिया। ये कहां पर है, सर्बिया में। ठीक, सर्बिया में कहां पर है ये, इसे कहा जाता है क्या, कार्स्ट प्रदेश। अब देखिए, ये तो आदर्श स्थिति हो गई, लेकिन आप समझेंगे ऐसे क्षेत्र जहां पे चूना पत्थर मिलते हैं और भूमिगत जल का पर्याप्त मात्रा है, ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार की शिलाकृतियां देखने को मिलती हैं। भारत में भी मिलती है। भारत में मेघालय वाला हिस्सा देखेंगे, मेघालय, चेरापूंजी का पठार। गुजरात के कुछ क्षेत्रों में आप देखेंगे, राजस्थान के कुछ हिस्से में इस प्रकार की शिलाकृतियां आपको देखने को मिलती हैं। अभी इनके उदाहरणों को हम समझेंगे, पर याद रखिएगा भारत में सबसे बढ़िया, मैं लिखे दे रहा हूं, भारत में सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण, सर्वाधिक आदर्श उदाहरण लिख दे रहे हैं, सर्वाधिक आदर्श उदाहरण कहां मिलता है, यह मिलता है मेघालय में, मेघालय में मिलता है, मेघालय में मिलता है। सबसे आदर्श उदाहरण की हम बात कर रहे हैं, कहां पर मिलता है, ये मेघालय में मिलता है। ठीक है, चेरापूंजी के पठार में। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आप सब बढ़िया से जान पा रहे हैं अच्छे से। सर्बिया का कास्ट प्रदेश यूगोस्लाविया, देखिए जब कास्ट प्रदेश के बारे में आपसे पूछा जाए कभी, ये कहां पर बढ़िया से मिलेगा, यूगोस्लाविया विकल्प में है उसको लगाएंगे, या सर्बिया तो उसको लगाएंगे। तो दोनों नाम मैंने लिख दिया है, उम्मीद करते हैं आप इसको ध्यान से देख पा रहे होंगे। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके अपर्दनात्मक स्थल रूप के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं। अपर्दनात्मक स्थल रूप क्या होते हैं। अपर्दनात्मक, अपर्दनात्मक स्थल रूप, यहां पे इन स्थल रूपों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा था घोलरंध्र। नंबरिंग करना आवश्यक नहीं है, बस इसको समझ लेना आवश्यक है। देखिए, अगर घोलरंध्र को आपने समझ लिया तो इसके बाद के जितने भी स्थलाकृति है, चाहे डोलाइन है, शकुंड है, राजकुंड है, पोलजे है, इवाला है, इन सारी चीजों को आप समझ पाएंगे। बस आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए इसके बारे में लिख देते हैं। प्रमुख चीज क्या होता है, चूना पत्थर वाले प्रदेशों में, चूना पत्थर वाले, चूना पत्थर वाले प्रदेशों में, देखिए यहाँ पे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चूना पत्थर वाले प्रदेशों से तात्पर्य ये ऐसे प्रदेश में ही बनते हैं जहां पे चूना पत्थर की अधिकता होती है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, चूना पत्थर वाले प्रदेशों में चट्टानों प्रदेशों के, चूना पत्थर वाले प्रदेशों के चट्टानों में, इन चट्टानों में क्या होगा, इन चट्टानों में क्या होगा, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे काम करने वाला जो तत्व होता है जिसे कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल की, कार्बोनिक अम्ल की
घोलन क्रिया द्वारा, कार्बोनिक अम्ल की घोलन क्रिया द्वारा, कार्बोनिक अम्ल की घोलन क्रिया द्वारा क्या होगा, निर्मित छोटे छोटे गर्त, निर्मित छोटे छोटे गर्त घोलरंध्र कहलाते हैं। देखिए यहां पर हम जब कार्बोनिक अम्ल की बात कर रहे हैं, कार्बोनिक अम्ल आ कहां से रहा है, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल आ कहां से रहा है इसको समझने की आवश्यकता है। ये कैसे आता है इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये आप देखते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट है यानी CaCO3 है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। हमने कहा ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी ये क्या है, चूना पत्थर है। इसी को हम क्या कहते हैं, यह आपका चूना पत्थर, ठीक है, यही आपका चूना पत्थर है। इसमें जब आपका H2O यानी ये क्या है, जल है, जल जब अपक्रिया करता है और उपस्थिति होती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना, यहाँ पे CO2 गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति हो रही है, हालांकि इसमें निकलता भी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, एक तत्व बनाते हैं जिसका नाम है, जिसे हम कहते हैं क्या, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। कार्बोनिक अम्ल कैसे बनाते हैं, ये आपका रिजल्ट होता है CaHCO3 का होल ट्वाइज, HCO3 का होल ट्वाइज, इतना याद रखना। ये क्या है, ये है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। जब कार्बोनिक अम्ल की बात करें तो बस इतना आप समझिएगा, चूने का घुला हुआ पानी, चूने का पानी है, और चूने का पानी जब चूने पर पड़ रहा है, चूने वाली मिट्टी पर पड़ रहा है, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा वो काट छांट कर रही है, ठीक, वो रिएक्शन होता जा रहा है, कटता जाता है, और जिस रंध्र की बात कर रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक। कहने का मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ पर हम देख लें, यहाँ पर कोई क्षेत्र है, मान लेते हैं ये चूना पत्थर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये कार्बोनिक अम्ल जो है अपनी अपक्रिया कर रहा है। इस अपक्रिया के करने की वजह से यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे रंध्र बन जा रहे हैं, ठीक, ये रंध्र बन जा रहे हैं, ये धीरे धीरे अंदर प्रवेश करा, तो अंदर प्रवेश करने की वजह से जो ये स्थलाकृति बन रही, इसी को कहा जाता है क्या, ये आपका घोल रंध्र है। ये क्या है आपका, ये घोल रंध्र है। समझ पा रहे हैं इस बात को, ये घोल रंध्र कैसे बन रहा, रिएक्शन करके धीरे धीरे सतह पर धीरे धीरे वो गड्ढा सा बनता जा रहा, छोटे छोटे गड्ढे, ये क्या कहलाते हैं, घोल रंध्र, ठीक। अगला पॉइंट हमने देखा था घोल रंध्र के बाद डोलाइन, ठीक है। चलिए डोलाइन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, डोलाइन क्या है। डोलाइन, डोलाइन क्या होता है, अगर आपने घोल रंध्र को बढ़िया से समझा है तो डोलाइन को समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। डोलाइन क्या होता है, चूना पत्थर वाले चट्टानों में भूमिगत जल की जो घोलन क्रिया है, यहां से अगर एक से अधिक घोल रंध्र आपस में मिलकर एक बड़ा सा घोल रंध्र बना रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डोलाइन कहते हैं, ठीक। लिख रहे हैं उसी के बारे में। चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में, दो तीन को लिख रहे हैं, बाकी सब ऐसे समझा देंगे। चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में, वाले क्षेत्रों में, चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, चूना पत्थर वाले प्रदेशों में भूमिगत जल के द्वारा, देखिए प्रक्रिया एक ही हो रही है यहां पे, जिसे हम कहते हैं क्या, घोलन, जल के द्वारा घोलन क्रिया से, घोलन क्रिया से, घोलन क्रिया से निर्मित घोलरंध्र, किसकी बात कर रहे हैं, घोलरंध्र। अभी आपने पीछे देखा था घोलरंध्र के बारे में, निर्मित घोलरंध्र यदि बड़े आकार का, यदि बड़े आकार का हो जाए या एक से अधिक घोलरंध्र, एक से अधिक घोलरंध्र आपस में मिल जाएं, आपस में मिल जाएं, तब इस प्रकार से निर्मित स्थलाकृति, इस प्रकार से निर्मित स्थलाकृति
डोलाइन कहलाती है। डोलाइन कहलाती है। चलिए भैया, डोलाइन आप लोगों ने समझ लिया डोलाइन क्या होता है। ध्यान से समझना, ये जो डोलाइन है इसको सर्बिया में हम क्या कहते हैं? कुछ कह रहे हैं सबके बन रहा है, क्या बन रहा है इस सबके? देखिए, डोलाइन को डोलाइन को सर्बिया में डोलिनास कहते हैं। डोलाइन को सर्बिया में क्या कहते हैं? डोलिनास। तो कई बार आपसे पूछा जाता है डोलाइन कहाँ पर मिलता है, तो डोलाइन कैसे बनता है, आप डोलाइन समझ पा रहे हैं। डोलिनास कैसे बनता है? जब एक से ज्यादा रंध्र मिल जा रहे हैं तो ये डोलाइन या डोलिनास बन जा रहा है। डोलिनास नाम सर्बिया में है, बाकी जनरली हम लोग डोलाइन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? शकुंड या युवाला। क्या कहते हैं? शकुंड, या इसी को कहते हैं युवाला। से युवाला इंग्लिश नाम है, शकुंड हिंदी नाम है, लेकिन दोनों को साथ में हम लिख दे रहे हैं शकुंड या युवाला। शकुंड या युवाला क्या होता है इसको आप समझेंगे, बस सिंपल सी बात है। सिंपल सा बात है, आप ये समझिएगा, दो से अधिक डोलाइन के मिलने से एक बड़ा रंध्र बनता है, इसी को हम कहते हैं क्या? शकुंड या युवाला। मैं लिख दे रहा हूं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक डोलाइन के मिल जाने से, मिल जाने से निर्मित। बस इतनी ही लाइन लिख रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं। जब दो से अधिक डोलाइन मिल जाएगा तो एक बड़ा गर्त बनेगा। जाहिर सी बात, आप ऐसे समझें जैसे यहाँ पे एक फिगर के रूप में मैं दिखा दूं, यहाँ पर ये स्थलाकृति, ये डोलाइन थे, है ना, ये छोटे छोटे ये डोलाइन थे, और यहाँ पर यही क्या हुआ, यही दोनों मिलकर ये बड़े हो गए, ये क्या कहलाएगा? ये डोलिनास कहलाएगा, सॉरी शकुन कहलाएगा। कहने का मतलब ये छोटे छोटे रंध्र थे, इसको क्या कह सकते हैं? ये आपका था, ये था डोलाइन। ठीक। अब यहाँ पे दोनों डोलाइन आपस में मिल गया, तो दोनों डोलाइन के आपस में मिलने की वजह से इसे क्या कहा जाएगा? ये यह अब ई वाला हो गया, या इसी को हम कहते हैं क्या? शकुंड। यानी जो बड़ा वाला गर्त बन रहा है इसी को हम क्या कहेंगे? शकुंड। समझ गए बात को? आगे चलें। चलिए, जब शकुंड या युवाला को हम समझ गए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको? राजकुंड या पोलजे को। नाम ही इसका है राजकुंड या पोलजे। राजकुंड या पोलजे। राजकुंड या पोलजे कुछ और नहीं, यहां पर कहानी ये होती है कि दो या दो से अधिक शकुंड जब मिल जाए, ठीक है, मैं इसी बात को लिख दे रहा हूं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शकुंड के मिलने से, दो या दो से अधिक शकुंड के मिलने से निर्मित, निर्मित बड़े गर्त, बड़े गर्त राजकुंड या पोलजे कहलाते हैं। राजकुंड या पोलजे कहलाते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? जैसे आप यहां पर देखेंगे, उदाहरण के रूप में, ऐसे अगर हमने मान लिया कि यहां पर ये क्या था? युवाला था, ठीक, ये आपका क्या है? युवाला है। तो यही दोनों अगर मिलकर ऐसे बड़े से गर्त बना दे, यही क्या कहलाएगा? राजकुंड या पोलजे। यानी यह क्या था? ये को दोनों को देखेंगे, यह था आपका युवाला, या इसी को कहते हैं क्या? शकुंड है। यह आपका शकुंड है। अगर ये दोनों मिल जा रहा है ना, कहने का मतलब ये दोनों अगर आपस में ऐसे इस प्रकार से मिल जा रहे हैं, तो मिलने की वजह से जो स्थलाकृति बन रहा है, यानी यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं, यही क्या कहलाएगा? यही कहलाता है राजकुंड, या इसी को हम कहते हैं कि ये पोलजे है। ठीक। उम्मीद करते हैं ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे। ठीक, आगे चलें।
आगे चला जाए, लैपिज को देखें अब। क्या है लैपिज? लैपिज क्या होता है इसको आप समझें कि जैसे कोई क्षेत्र है चूना पत्थर वाला, चूना पत्थर वाला कोई क्षेत्र है, हम ये मान ले रहे ये एक ऐसा क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या है, वर्षा के जल के प्रभाव से अगर इस प्रकार की स्थलाकृतियां बन जा रही, ऐसे छोटे छोटे विदर बन जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे विदर बन जा रहे हैं, कहने का मतलब कटाव छटाव की वजह से ऐसे ऊबड़ खाबड़ सतह बन जा रहा है, ऐसे ऊबड़ खाबड़, ठीक है, कटाव छटाव से कहीं बड़ा कहीं छोटा ऐसे बन जा रहा है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाते हैं विदर, ठीक है। समझ पा रहे हैं हमारी बात को? ये क्या कहलाएंगे, ये वेदर कहलाएंगे। आप इसको देखेंगे, इसको कलर कर सकते हैं, दूसरी प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं शिखरिकाएं। ये क्या है, ये आपकी शिखरिकाएं कहलाती हैं, ठीक। और पूरी स्थलाकृति जो बन रही इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं लैपिज। ये पूरी स्थलाकृति क्या कहलाएगी, लैपिज। इसके बारे में लिखें, ऐसी ऐसी सतह, ऐसी सतह जिस पर वर्षा जल के प्रभाव से ऊपरी सतह पर कई नुकीले विदर बन जाएं, उन्हें लैपिज कहते हैं, लैपिज कहते हैं। आप समझ गए लैपिज किसे कहेंगे, लैपिज को आप बढ़िया से जान पाए यहां पर, ठीक है। आगे चलें, आगे चलें। हमने कई सारे स्थलाकृतियों को देख लिया और इन्हीं स्थलाकृतियों को आगे लेकर बढ़ते हैं, है ना। गोलरन देखा, इवाला देखा, राजकुंड या पोलजे को देख लिया। अब देखना क्या था हमको, कंदरा, इस कंदरा को देख लेते हैं जो गुफा बनती है। महत्वपूर्ण स्थल रूपों को देख लिया। एक चीज और आप जानते जानते रहिएगा, यहां पर कुछ और बातों को समझिएगा। कंदरा कैसे बनती है इसको पहले फिगर से हम आपको समझा देते हैं। कंदरा, कंदरा कैसे बनती है, ठीक, इसको देखें। जैसे हमने बात किया, ये बनता कैसे, भूमिगत जल के द्वारा। मान लेते हैं ये कोई ऐसा क्षेत्र है, या एक ऐसा कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भूमिगत जल की बात हो रही है ना। जैसे भूमिगत जल कैसे होता है, यहाँ पर कोई क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर कोई इस प्रकार के चट्टाने हैं, यह अपारदर्शी है, ठीक। अपारदर्शी का मतलब यहाँ पे वर्षा का जल, जैसे वर्षा का जल पड़ रहा है, तो वर्षा के जल पड़ने की वजह से चट्टानों से जल यहाँ पर आया, लेकिन यह जो आ रहा जल यहाँ पर नहीं टिक रहा। हमने जो बताया था एक जोन के बारे में, स्थायी संतृप्त जोन के बारे में, वर्षा का जल यहाँ पे ये कठोर चट्टाने हैं, ठीक। ये क्या कहलाती है, कठोर चट्टाने, आप समझेंगे, ठीक। ये कठोर चट्टान है, या आपका कठोर चट्टान है। अब वर्षा का जल जान रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे रिस्क कराएगा। मान ले रहे ऐसी कंडीशन बन रही कि यहाँ पे रिस्क आ तो रहा, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ स्थलाकृतियां ऐसी होंगी इस प्रकार से बन जाए, जैसे ये क्या, ये पोल का निर्माण कर रहा है। ये जो वर्षा का जल आ रहा है ये अंदर तो जाएगा, प्रवेश करेगा, लेकिन चट्टाने इस प्रकार से हैं, चट्टाने इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे इसका निक्षेपण मान लीजिए यहाँ पर हो रहा। बोरवेल से जब बोरिंग होगी तो जल यहीं से निकलता है, ठीक। जैसे यहाँ से बोरिंग किया गया तो जल यहीं से निकलेगा, ठीक। ये जल आया कहाँ से, वर्षा का संचित जल ही होता है। यहाँ पे हम बात करें किसकी, कंदराओं के बारे में बात करें, कंदराओं के बारे में आप समझेंगे कैसे होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे चूना पत्थर का अपक्रिया हो रही है, चूना पत्थर की अपक्रिया होने की वजह से यहाँ पर चूना पत्थर ऐसे बन जा रहे हैं। तो यहाँ पे चूना पत्थर में जो जल घुला हुआ है ये धीरे धीरे टपकता है, टपकने की वजह से यहाँ पर भी ऐसे निक्षेपण होता रहता है, यहाँ से भी निक्षेपण होता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कोई एक हिस्सा ऐसे बंद हो जाता है, ठीक।
एक हिस्सा जब बंद हो जा रहा है तो ऐसे में ये कंदरा स्तंभ बन जा रहा है। कंदरा स्तंभ तो निक्षेपण से बन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी अवरोध की वजह से जो यहाँ पे जो खाली स्थान रह जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, कंदरा स्तंभ कहते हैं। ठीक, यह एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। इसके बारे में तमाम कंदराएं आप देखेंगे, जैसे गुप्तेश्वर पहाड़ी बिहार में है, तो यहाँ पे गुप्त धाम कंदरा एक है। ठीक, ऐसे धार्मिक स्थल भी वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसकी प्रकृति के बारे में बात करें, ये कैसे बनता है, इसके बारे में अगर समझने की बात करें तो ये सिंपल सा इसका यही तरीका होता है, कैसे बनते हैं चूना पत्थर वाले प्रदेशों में। ठीक है, आगे चलें। यहां पर लिख दे रहे हैं कुछ इसके बारे में। कंदराएं, कंदराएं ऊपरी सतह पर, कंदराएं ऊपरी सतह पर स्थित, कंदराएं ऊपरी सतह पर स्थित रिक्त स्थान के रूप में, रिक्त स्थान के रूप में होती हैं, रिक्त स्थान के रूप में होती हैं, जिनकी रचना, जिनकी रचना भूमिगत जल से, भूमिगत जल से घोलन क्रिया द्वारा होता है, घोलन क्रिया द्वारा होता है। समझ पा रहे हैं इतनी बात को? एग्जाम्पल, इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं, कुछ उदाहरण लिख दे रहे हैं, यहाँ पे समझेंगे। जैसे आप समझेंगे बिहार, बिहार में क्या है, बिहार में गुप्तेश्वर पहाड़ी, गुप्तेश्वर पहाड़ी, और इस गुप्तेश्वर पहाड़ी में गुप्त धाम कंदरा है। कई बार इसको धार्मिक कारणों से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, गुप्त धाम कंदरा है। ऐसे आप देखेंगे इस प्रकार का कंदरा आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे, चित्रकूट में भी मिल जाएगा, भारत के चित्रकूट में भी मिल जाएगा। ठीक है, चित्रकूट में मिल जाएगा। और ऐसा ही कंदरा आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। जो छत्तीसगढ़ में मिलने वाली कंदरा है, इस कंदरा की अगर हम नाम की बात करें, ठीक है, छत्तीसगढ़ कंदरा के नाम की बात करें, यह कुटुम्बसर, क्या है, कुटुम्बसर। और इसी तरीके से जिसकी हम बात करें चित्रकूट की, ये कहाँ पर मिल जाएगा, ये सतना में मिलता है आपका। ठीक है, सतना में, जिसका नाम है क्या, गुप्त गोदावरी, गुप्त गोदावरी। तो देखिए ये नाम बड़े महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहां से देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, आगे चलें। कुछ छूटा तो नहीं है मेरे ख्याल से? लेपेज हो गया, काष्ठ खिड़की हो गया, अंधी घाटी हो गया, प्राकृतिक पुल हो गया। ठीक है, चलिए, बाकी को बहुत जो जरूरी था समझाने लायक उस चीजों को हम समझा दिए हैं। कुछ कोई कन्फ्यूजन किसी साथी को तो आप बताएं, अन्यथा हम आगे बढ़ें। किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन लग रहा हो तो आप बताएं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है? चलिए, नहीं है तो बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया क्या चाहिए आपको। एक चीज है, एक घाटी के बारे में हमने बात करना था जिसका नाम क्या, अंधी घाटी। थोड़ी सी चर्चा हम उसके लिए कर लेते हैं। ठीक है, जो कार्स्ट खिड़की है और प्राकृतिक पुल है, उसकी प्रक्रिया लगभग वही है जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पे छूटा था क्या, अंधी घाटी। चलिए, अंधी घाटी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे बनता है। वैसे बड़ा पॉइंट है अंधी घाटी समझना समझाना, फिर भी देखते हैं। अंधी घाटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि क्या है अंधी घाटी। नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे अंधी घाटी का मतलब एक क्षेत्र ऐसा होगा जहां पर वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसी के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। अंधी घाटी क्या है समझिएगा। जब विलय रंध्र नदी के प्रवाह मार्ग में, जब विलय रंध्र, या इसी को कहेंगे क्या, घोल रंध्र, विलय रंध्र
नदी के प्रवाह मार्ग में, नदी के प्रवाह मार्ग में आ जाता है। जब विलय रंध्र नदी के प्रवाह मार्ग में आ जाता है तो पूरी नदी ही उसमें गिरकर, उसमें गिरकर विलीन हो जाती है, विलीन हो जाती है। तब क्या होगा? जब पूरी नदी उसमें गिरकर विलीन हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये विलुप्त धाराएं, ये विलुप्त धाराएं, ये विलुप्त धाराएं बाद में पातालीय नदियों का रूप ले लेती हैं, पाताली नदियों का रूप ले लेती हैं। पाताली नदियों का रूप ले लेंगे तो ऐसे में क्या होगा? और अंदर ही अंदर, और अंदर ही अंदर बहते हुए, और अंदर ही अंदर बहते हुए सागर तक पहुंच जाते हैं, पहुंच जाती हैं। कहने का मतलब वो धरातल दिखाई नहीं दे, अंदर ही अंदर वो सागर तक पहुंच जाती हैं। इस प्रकार जो शेष शुष्क घाटी होगा, शेष शुष्क घाटी को अंधी घाटी कहते हैं, अंधी घाटी कहते हैं। ठीक। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जितनी लाइन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सारी इतनी महत्वपूर्ण है कि किसी को छोड़ना, नजरअंदाज करना आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्टेड चीजें ही हम यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए, इतनी बातें आप लोग समझ के आए हैं, समझ के हैं तो फिर कुछ चीजों को आगे हम समझते हैं। हम निक्षेपात्मक स्थल रूप को पढ़ लेते हैं। ठीक। यहाँ पर हम पढ़ने चल रहे हैं निक्षेपात्मक, निक्षेपात्मक स्थल रूप। जहां पे ज्यादा जरूरी होगा वहां पे ज्यादा लिखा जाएगा, समझे? निक्षेपात्मक स्थल रूप को हम एक ही फिगर में आपको बता दे रहे हैं, आप यहां से अच्छे से समझ भी पाएंगे। ठीक है। जैसे हमने अभी चर्चा किया था कि यहां पर कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बन रही है। अब ये जो स्थलाकृतियों के बनने का क्रम है, इसको हमें समझना है। जैसे हमने यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे इस प्रकार से स्थलाकृति बन रही थी। ठीक है, इस प्रकार से स्थलाकृति बन रही थी। ठीक। यानी यहाँ पर राजकुंड बन गया, यानी पोलजे बन गया। पोलजे के अलावा देखेंगे कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा गहरा हो गया। गहरा होने के साथ साथ आप देखेंगे जैसे और आगे बढ़ेंगे, जरूरी नहीं इस प्रकार से सारी चीजें यहाँ पर बनती रहे। ठीक। यह घटनाएं यहाँ पर हो रही है। अब इसकी थ्रू यहाँ पे जल अंदर प्रवेश कर रहा है। ठीक। इसके थ्रू जल अंदर प्रवेश कर रहा है और यहाँ पर भी इसके थ्रू प्रवेश कर रहा होगा। इस प्रकार से यह एक संरचना बना दे रही है ना, इस प्रकार से एक संरचना बना दे रही। आप देखेंगे यहाँ पे एक विशेष प्रकार की संरचना ऐसे देखने को मिलेगी। ठीक। ये संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी। ये क्या है? ये स्थल रूप है। यहाँ पर ये सीधे सीधे कहाँ पर है? अब यहाँ से देखिए कहीं पर जल की गहराई ज्यादा, यही वाटर लेवल है। यहाँ पे इसको समझे बढ़िया से। होता क्या है ऐसी कंडीशन में, कई बार इन्हीं क्षेत्रों में, थोड़ा सा मैं और इसको बेहतर बनाता हूं। क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है, इस प्रकार से इसको और जोड़ दिया जा रहा। ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? ये स्थल रूप है। ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है, चूंकि जल यहां से धीरे धीरे ऊपर से भी रिस कर आ रहा है, जल के रिसने की वजह से, चूंकि यहाँ पे छोटी छोटी पतली पतली वितरिकाएं, पतली पतली क्या ऐसे रंध्र हैं,
यहाँ से रंध्रों के माध्यम से जल आ रहा, ठीक, ऐसे छोटे छोटे रंध्र, इन रंध्रों के माध्यम से जल यहाँ पे आ रहा। आप बात को खूब बढ़िया से जान पा रहे होंगे। जितने भी सबसे ऊपरी सतह जो है, यहाँ पे जल दिखाई तो नहीं देता, पड़ता है तो जल कहाँ पे नीचे प्रवेश करके चला जाता है। आप समझें, जल जब यहाँ से प्रवेश कर रहा है तो प्रवेश करने के बाद चूंकि नीचे क्या चूना पत्थर वाला क्षेत्र है, भूमि में जा रहा है, नीचे चूना पत्थर वाला क्षेत्र है, तो ऐसे में आप देखे होंगे, आपने नोटिस किया होगा, जब छत के किनारे से पानी टपक रहा होता है तो आप देखते हैं जैसे ये छत का किनारा है तो पानी सीधे नहीं गिरता, यहाँ पर एक ऐसा संरचना बना देता है ना, ऐसी संरचना। अब यहाँ संरचना जो बन रही, अब यहाँ से पानी नीचे जाएगा, ठीक। कहने का मतलब एक बूंद उस पर लगा रहता है, फिर उसके बाद से बूंद नीचे गिरता है, वो बूंद उसी पड़ा रहता है। अगर उसी में चूना पत्थर घुल जाए तो चूना पत्थर जो घुल जाएगा धीरे धीरे वो सूख जाएगा, जम जाएगा, फिर वह स्थलाकृति बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब कुछ ऐसी संरचना यहाँ पर होती है। जैसे यहाँ पे जल आएगा, यहाँ पे पहले ऐसे इसका निक्षेपण हो जाएगा, ठीक, ऐसे यहाँ पे निक्षेपण हो जाएगा, यही निक्षेपण हो रहा, फिर इसके बाद यहाँ नीचे टपक रहा, नीचे जहाँ पे टपक रहा होगा तो यहाँ पे भी ऐसे इसका निक्षेपण हो रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं? ये धीरे धीरे समय के साथ साथ ये इसका ये बढ़ता जाता है, ठीक, ये बढ़ता जाता है, तो ये बढ़ेगा तो यहाँ पे भी टपकेगा, ये भी चीज बढ़ता जाता है। इस प्रकार की कुछ विशेष प्रकार की स्थलाकृतियां होती, इन्हीं स्थलाकृतियों के बारे में हमें समझना है। जहां से ज्यादा पानी आ रहा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ज्यादा ऐसे नीचे पड़ोगा, ज्यादा बड़ी स्थलाकृतियां बन जाएंगी, तो यहाँ पे भी इसकी ऊंचाई ऐसे बढ़ जाएगी, है ना, इसकी भी ऊंचाई ऐसे बढ़ जाएगी। हम मान ले रहे यहाँ पे और ज्यादा आ रहा तो यहाँ पे और ज्यादा ऐसे ऊंचाई पर इसका बन जा रहा है, इस प्रकार की स्थलाकृतियां बन जा रही, यहाँ पर भी ऐसे टपक रहा है, इस प्रकार की स्थलाकृतियां बन जा रही। लेकिन आप देखेंगे कहीं कहीं पर ऐसा भी होगा, कहीं कहीं पर ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, ये स्थलाकृतियां जो यहाँ पर बन रही हैं, ये स्थलाकृतियां जो यहाँ पर बन रही हैं, कि ऐसी संरचना ये बना देती है, जैसे हम मान ले रहे हैं कि यहाँ से जल यहाँ से टपक रहा था और टपकते टपकते इतना टपका, ये पूरा इसको क्लोज ही कर दिया, है ना, ये आकर इसमें मिल गया। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे टपक के इस प्रकार से मिल गया, ये जो टपक के बन रहा है, ये ऊपर बन रहा है कुछ स्थल, कुछ नीचे बन रहा है, इन स्थल रूपों को अलग अलग से नाम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे आकर छोटा सा स्थलाकृति बना था, इसे कहते हैं ड्रिप स्टोन या टूफा। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं क्या? ड्रिप स्टोन, या इसी को कहते हैं टूफा। समझ पा रहे हैं बात को? नाम लिख रहे हैं, अब देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ड्रिप स्टोन, या इसी को कहते हैं टूफा। ड्रिप स्टोन क्यों कहते हैं? कि ड्रिप, पानी के ड्रिप से धीरे धीरे बूंद बूंद से वो बनने वाला स्थल रूप है, ये क्या कहलाता है? ड्रिप स्टोन, या इसी को कहते हैं टूफा, ठीक है। जो स्थलाकृति ऊपर है, जो स्थलाकृति ऊपर है यानी इस सतह से लटकी हुई है, उसे कहते हैं स्टेलेक्टाइट। लटकी हुई है तो लेक्टाइट, क्या कहेंगे इसको? इसे कहते हैं स्टेलेक्टाइट। याद आ रहा? ठीक, ये स्टेलेक्टाइट हो गया। अब यहां से ये जो स्थलाकृति जो नीचे बन रही है, ये टूफा जब बड़ा हो जा रहा है, मतलब धीरे धीरे वहां पे निक्षेपण होते होते वो ऊपर बढ़ रहा है, ये नीचे है, कहां पर है? आपके लेग की तरफ, यानी आपके पैर की तरफ है, इसलिए इसको कहते हैं स्टेलेग्माइट। क्या कहते हैं? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इसको बाहर, इसे कहते हैं स्टेलेग्माइट, ठीक है। समझ पा रहे हैं इस बात को? एक बात और आप जानिएगा, एक बात और आप जानिएगा, कई बार परीक्षा में आपसे पूछा गया, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखा होगा तो आपको खूब बढ़िया इस बात की समझ होगी कि जो कंदराओं में भूमिगत जल के टपकन से जो बनने वाली स्थलाकृति है, ऊपर लटकी हुई स्थलाकृति क्या कहलाती है? तो लटकी है भैया तो लेक्टाइट होगा, और जो नीचे है वो लेग के पास जा रहा तो लेगमाइट होगा, ठीक है। चलें आगे बढ़े। अब यहां पर देखिए यह और बड़ा हो गया, जब और बड़ा हो गया तो ये एक स्तंभ की भांति काम कर दे रहा, और ये कंदरा बनाने का काम कर दे रहा, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? इसे कहते हैं कंदरा स्तंभ। क्या कहेंगे इसको? इसको हम कह लेते हैं कंदरा स्तंभ, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए एक साइड से तो ये ढक लिया, दूसरे साइड से तो खुला होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसे कह लेते हैं केव, यानी इसी को कहते हैं क्या? गुफा। ये क्या बना रहा? गुफा, ठीक। ध्यान से समझिएगा, जो निक्षेपात्मक स्थल रूप हैं,
इसको सम्मिलित रूप से एक नाम दिया जाता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। निक्षेपात्मक स्थल रूपों को इन निक्षेपात्मक स्थल रूपों को सम्मिलित रूप से सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्या? स्पीलियोथेम। स्पीलियोथेम कहते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? स्पीलियोथेम कभी कभी पूछा जाता है, स्पीलियोथेम निम्नलिखित में से कौन सा स्पीलियोथेम में नहीं आता है? तो स्पीलियोथेम का मतलब सिंपल सा आप ये जानिएगा, इसमें स्टेलेक्टाइट आएगा, स्टेलेग्माइट आ जाएगा, इसमें टूफा आ जाएगा, इसमें कंदरा स्तंभ आ जाएगा, सबको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? स्पीलियोथेम। ठीक है, समझ गए इतनी बात को? चलिए, इतनी बात को समझ गए तो फिर रामबाण आप पढ़ लिए हैं, कोई गलती आपको नहीं होनी अब। ठीक है, अब गलती आपसे कभी नहीं होनी चाहिए। ये सब क्या है? ये सब है आपके चूना पत्थर। ये सब क्या है? चूना पत्थर। नीचे क्या है? नीचे क्या है आप जान ही पा रहे हैं। इस प्रकार की जो यहाँ पे संरचना आपको देखने को मिलती है, ये जो छिद्र देखने को मिलता है, इस छिद्र को एक नाम दिया जाता है। इस छिद्र को एक नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं क्या? ये है पोनार। ये क्या है? पोनार। ये पोनार जब बड़ा हो जाता है तो इसी को हम कहते हैं क्या? पोनार झील। ठीक है, पोनार झील। कार्स्ट प्रदेशों में ये इसे पोनार झील कहते हैं। यह झील और बड़ा हो जाएगा तो इसी को हम कार्स्ट झील भी कहते हैं। पर याद रखेंगे, जो कार्स्ट झील है वह अपरदन से बनता है, न कि निक्षेपण से। ठीक, आगे बढ़ें। कुछ नोट हैं, इसको हम लिखा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है? चलिए, अच्छा लगेगा। कुछ नोट के रूप में कुछ पॉइंट को आप लिख लेते हैं। ठीक। आ, चूना चूना पत्थर के चूना पत्थर के अपरदन द्वारा निर्मित मृदा निर्मित मृदा को क्या कहते हैं? निर्मित मृदा को कहा जाता है क्या? टेरा रोसा मृदा। क्या कहते हैं? टेरा रोसा मृदा। ठीक, आगे चलें। फिर से इसी में एक पॉइंट ऐड करते हैं। यह मृदा कहवा की खेती के लिए कहवा की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। सबसे उपयुक्त है। ठीक, सबसे उपयुक्त होती है। कहवा की बात कर रहे हैं तो एक बात जान लीजिएगा, कहवा की खोज किसने किया था? पुर्तगालियों ने। कहवा के बागानों को हम क्या कहते हैं? कहवा के बागानों को हम कहते हैं, एक नाम से याद रखिएगा, इसे कहा जाता है फजेंडा। क्या कहते हैं? फजेंडा। कहवा के बारे में एक बात और लिख लीजिए, कहवा यह पुर्तगालियों की देन है। देखिए, कभी बार ऐसा होता है, क्योंकि जब हम आर्थिक भूगोल को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें सम्मिलित रूप से आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन याद आया तो हम बता दिए यहाँ पे। ठीक है, कंदरा के अंदर जो निर्मित सभी स्थल रूप हैं उसको क्या कहते हैं? स्पेलियोथेम। ये बात हो गई। चलिए भैया, भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थल रूपों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमानी के द्वारा निर्मित स्थल रूप। किसी साथी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछिए। यहाँ तक बात हो गई, अब हम बात करेंगे आगे। किसके द्वारा? हिमानी
या इसी को कहेंगे क्या, हिमनद के द्वारा द्वारा निर्मित स्थल रूप। चलिए, आज ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, फिर कल से हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लाइमेटोलॉजी, है ना। यानी आज जियोमॉर्फोलॉजी का आखिरी सेशन है। अच्छे से आप लोगों ने सीखा है। किसी साथी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेझिझक पूछिएगा। चलें, हम यहाँ पे बात करें किसके, हिमानी के द्वारा निर्मित स्थल रूप के बारे में। टीम से कोई पानी भेज देगा अगर सुन रहा हो तो, क्योंकि बोतल हो गया है खाली। चलिए भैया, हम लोग इतना सब पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके द्वारा, हिमानी के द्वारा निर्मित स्थल रूपों के बारे में। आप में से किसी का कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो बताएं, अन्यथा बात तो हम लोग कर ही रहे हैं। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं और आपको आंख मूंद के इसको मानना पड़ेगा कि स्थल रूप एक ऐसा चैप्टर है जहां से प्रश्न अवश्य आएंगे। आप किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं, भूगोल से प्रश्न आ रहे हैं, तो वहां पे स्थल रूप छूटता नहीं कभी, खासकर टीचिंग एग्जाम की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, और अगर छूटता नहीं तो फिर जाहिर सी बात है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो हम हिमानी से निर्मित स्थल रूपों को पढ़ने चल रहे हैं, ग्लेशियर से निर्मित स्थल रूपों को पढ़ने चल रहे हैं। एक बात आपको क्लियर कर दें सबसे पहले, हिमानी द्वारा बना हुआ स्थल रूप अलग होता है और पर हिमानी द्वारा बना स्थल रूप अलग होता है। तो हिमानी को पढ़ने से पहले कुछ टर्म है जिनको हमें सीखना जरूरी है। जैसे हम बार बार प्रयोग करेंगे हिमरेखा, तो आपको हिमरेखा पता होना चाहिए, हिमरेखा किसे कहते हैं। एक दूसरा टर्म हम प्रयोग करेंगे कि हिम क्षेत्र, तो हिम क्षेत्र क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। हिम रेखा और हिम क्षेत्र जब पता होगा तो जाहिर सी बात है आप ग्लेशियर को यानी हिमनद को भी अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो बातें तो आगे चलें। अगर बातें क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्या हिम रेखा क्या है। इसकी बात हो रही, यहाँ पे बात हो रही हिम रेखा, जिसे हम कहते हैं क्या, स्नो लाइन। क्या कहते हैं, स्लो नहीं, स्नो लाइन। यह हिम रेखा क्या होती इसको समझ लेते हैं। यह हिम रेखा क्या होती इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो हिमाच्छादन हो रहा होता है उसकी भी एक लिमिट होती, कहाँ तक होगा। तो हिम क्षेत्र को हम लेते हैं बेस के रूप में, कहते हैं क्या, हिम क्षेत्र की निचली सीमा रेखा को, हिम क्षेत्र की, हिम क्षेत्र की निचली सीमा रेखा को, हिम क्षेत्र की निचली सीमा रेखा को क्या कहते हैं, हिम रेखा कहते हैं। हिम रेखा कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का तात्पर्य यही हो रहा है कि जो स्नो लाइन है, जो हिम क्षेत्र यानी जो सबसे ज्यादा हिम का विस्तार वाला क्षेत्र है, उसका जो सबसे निचला भाग होता है उससे कहते हैं स्नो लाइन। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, समुद्र तटीय रेखा को पढ़ते हैं, सागरीय रेखा को पढ़ते हैं, मीन सी लेवल पढ़ते हैं, ऐसे यहाँ पे स्नो लाइन होता है। तो जो स्नो वाला क्षेत्र यानी जो हिमानी वाला क्षेत्र है, स्नो लाइन के आधार पर ही इसकी ऊंचाई और निचाई के आधार पर इसकी गणना करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों का स्नो लाइन यानी हिमरेखा अलग अलग होता है। जैसे आप देखें, अगर हिमालय क्षेत्र की बात करें, यह 5500 मीटर की ऊंचाई पर स्नो लाइन आपको देखने को मिलेगा। हिमालय के साथ साथ अगर हम देखें, एंडीज को देखें, सॉरी, एंडीज का 5500 है, हिमालय का 4300 से 4500 आपको मिल जाएगा। ऐसे आप आल्पस को देखेंगे, आल्पस की 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्नो लाइन आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें हमको समझनी रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सभी क्षेत्रों की सीमा रेखाएं अलग अलग होंगी। सभी क्षेत्रों की सीमा रेखा
की सीमा रेखा अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। यानी ये जो स्नो लाइन है ये अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, ऊंचाई उसकी अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे हिमालय के बारे में हमने बात किया, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा किसका, हिमालय का। जब हिमालय के क्षेत्र की बात करेंगे तो आपको मिलेगा 4300 मीटर से ये 4500 मीटर। ठीक। ऐसे आप देखें, अगर एंडीज की बात करें, हम एंडीज का आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, ये लगभग 5500 मीटर है, काफी ऊंचाई है। ऐसे हम बात करें आल्पस का, आल्पस का बात करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा 3000 मीटर। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट तो होता है जब हम पर्वतों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, इसलिए कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जैसे हमें स्नो लाइन एक अलग से चैप्टर होगा तो स्नो लाइन में हम पढ़ें, याद आ गया चीजें तो आप देखते रहिए। ओवरऑल तैयार करना आपको, किस चैप्टर में पढ़ा था ये बहुत मैटर नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए। जब हिम रेखा को हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं हिम क्षेत्र क्या होता है। हिम क्षेत्र, है ना, नाम से स्पष्ट है किस क्षेत्र की बात हो रही है, जहां पे हिमाच्छादन ही हुआ हो। हिम क्षेत्र किसे कहेंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। भूपटल के ऐसे क्षेत्र, भूपटल के ऐसे क्षेत्र जहां पर, जहां पर सदैव हिम आवरण, हिम आवरण जहां पर सदैव नहीं लिख बल्कि लिख दे रहे हैं हम क्या, ये तो जो सदैव हिम आवरण से आच्छादित हो, या कह सकते हैं ढका हो, आच्छादित हो, क्या कहलाता है, हिम क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आच्छादित हो उसे क्या कहते हैं, हिम क्षेत्र कहते हैं। ठीक। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, या इसे स्थायी हिम क्षेत्र भी कहते हैं, हिम क्षेत्र भी कहते हैं। अगर उदाहरण के रूप में हम देखें, उदाहरण के स्वरूप में देखें कि स्थायी हिम क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो कुछ क्षेत्र हैं जैसे आप देखेंगे ग्रीनलैंड का, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, है ना, यहाँ पे सदैव हिमाच्छादन हुआ रहता है। आप देखेंगे अंटार्कटिका वाला क्षेत्र, है ना, अंटार्कटिका का क्षेत्र, वैसे जितने महाद्वीप हैं सभी महाद्वीपों में स्थायी हिम क्षेत्र विद्यमान है, सिवाय ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया में कोई स्थायी हिम क्षेत्र विद्यमान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें, चला जाए आगे। चलिए भैया, हम लोगों ने सबसे पहले क्या देख लिया, हमने देखा हिम लाइन क्या होता है, स्नो लाइन क्या होता है, फिर हमने देखा हिम क्षेत्र। अब हम देखेंगे हिमनद, जिसका हमें काम है। क्या है, हिमनद, हिमनद, या इसी को कहते हैं हिमानी। इंग्लिश में सिंपल सा एक बात है, इसे कहते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण और याद आ गया, हमको लिख दे रहे हैं। ये काराकोरम भारत में है, काराकोरम, यह भी स्थायी हिम क्षेत्र है, पूरे साल यहाँ पे बर्फ ही लदी रहती है। ग्लेशियर क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। ग्लेशियर क्या है, जैसे धरातल पर जल की नदी बहती है, वैसे हिम क्षेत्रों में हिम की नदी बहती है। कहने का मतलब, हिमाच्छादित धरातल होता है, लेकिन ढाल के सहारे, ढाल के सहारे अगर वही हिम धीरे धीरे नीचे सरक रहा है तो उसी को कहते हैं क्या, ये हिमनद है या हिमनदी है या हिमानी है या ग्लेशियर है। ठीक, कैसे आप समझेंगे इसके बारे में लिखे हम। इसके बारे में लिखें, क्या लिखेंगे, स्थायी हिम क्षेत्रों से, स्थायी हिम क्षेत्रों से बर्फ की मोटी परतें
ढाल के अनुरूप, ढाल के अनुरूप नीचे की तरफ सरकती हैं, इसे ही ग्लेशियर कहते हैं, इसे ही ग्लेशियर कहते हैं। ठीक। ये ग्लेशियर जो होता है ना, ये बहुत आराम आराम से सरकता है। पानी तो खूब तेजी से बहता है, ग्लेशियर लेकिन बहुत आराम आराम से सरकेगा। तो इसके इसकी स्पीड के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये आराम आराम से सरकेगा क्या, कितना होता है? इनकी गति बहुत कम, इनकी गति सामान्यतः, सामान्यतः प्रतिदिन कितना, 2.5 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर होती है। कहने का मतलब क्या हुआ, इनकी स्पीड बहुत कम है, कम नहीं, नगण्य भाव में कह सकते हैं। एक दिन में 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर कितना होता है, एक दिन में 2.5 सेंटीमीटर सरक रहा है, या बहुत ज्यादा सरकेगा 30 तक पहुंचेगा। ठीक। तो कहने का मतलब ये बहुत आराम से चलती है। अब लेकिन सवाल ये उठता है, जब ग्लेशियर इतने आराम से सरक रहा, ऊंचाई से बहुत आराम से सरक रहा, ऐसे में कैसे ये स्थल रूपों का निर्माण करेगा, है ना? कुछ कह रहे हैं सर, ग्लेशियर स्खलित भी होता है। देखिए वो स्खलन अलग चीज है ना, स्खलन अलग चीज। जैसे वह सरक रहा है, सरकने के दौरान, सरकने के दौरान एकाएक कहीं ऐसा हुआ, तो एकाएक ढाल ज्यादा हो गया। जैसे यहां से सरकता हुआ आ रहा था, अब यहाँ पे ढाल ज्यादा हुआ, तो कभी कभी वो सरक जाता है, पूरी तरह से वो बैठ जाता है। तो स्खलन वो अलग चीज है, वो अलग प्रोसेस है। सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे हमें समझना है कि ग्लेशियर क्या होता है, हिमानी कैसे काम करता है, इसको समझना है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हिमानी के बारे में इतना आराम से चला, तो स्थल रूप कैसे बनाएगा भाई? नदी तो तेज से बह रही है, तो उसकी वजह से रगड़ हो रहा है। ठीक है, पवन की भी वही प्रक्रिया है। हिमानी इतना स्लो चल रही है तो कैसे? आप सिंपल सी बात समझिएगा। हिमानी चूंकि बर्फ है, बर्फ यहाँ पे पूरे साल लदी हुई है, और बर्फ की मात्रा यहाँ पे बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब उसके पास एक बहुत ज्यादा भार है। अब बहुत ज्यादा भार जब यहाँ पे सरक रहा, सरकने के साथ साथ उसके नीचे जो भी चट्टान होंगे, जो भी टुकड़े होंगे, उन टुकड़ों को भी अपने में उसको लेकर आगे बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे घर्षण और सन्निघर्षण ज्यादा होगा। दो तरीके का काम यहाँ पर होता है, एक होता अपघर्षण, दूसरा होता उत्पाटन, प्लकिंग जिसे कहते हैं। ठीक। उत्पाटन, प्लकिंग और सन्निघर्षण क्या होता है इसको हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना जानिए। जैसे इस हिमाच्छादन में यहाँ पे बर्फ का, सॉरी, पत्थर का एक टुकड़ा आया था, इसके ऊपर बर्फ लद गई। ठीक। अब बर्फ लद गई तो ये चलेगा, तो इस पत्थर के टुकड़े को भी लेते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक। जब ये ऐसे क्षेत्र में पहुंच रहा है जहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है, यानी तापमान ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है बर्फ की कुछ मात्रा यहाँ पर पिघलेगी, और पिघलने की वजह से यहाँ पे कुछ निक्षेपण का कार्य हो जाता है, निक्षेपण का कार्य हो जाता है। तो ओवरऑल अब देखें, तो हिमानी की अवक्रिया से, हिमानी की प्रक्रिया से यहाँ पे अपवर्तन और निक्षेपण दोनों का काम हो रहा, लेकिन निक्षेपण वाला ज्यादा हमको पता लग पाता है किसमें। वहीं जब परहिमानी की बात करेंगे, परहिमानी में पूरी तरह से आप देखेंगे तो वहां पर निक्षेपात्मक स्थल रूप ही ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें अपवर्तनात्मक और निक्षेपात्मक दोनों है। तो आइए इस पर हम बात कर लेते हैं कौन कौन से स्थलाकृतियां बनती हैं। ठीक, चलिए। हिमानी द्वारा निर्मित, हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, इन स्थलाकृतियों की बात करें, इसमें दो प्रकार की स्थलाकृतियां आपको दिखेंगे, जैसे कि हर जगह दिखी थी। पहला स्थलाकृति जो होगा उसे हम कहेंगे यह है अपवर्तनात्मक, और जो दूसरा स्थलाकृति मिलेगी, दूसरा जो स्वरूप मिलेगा, उसे हम कहेंगे कि यह है निक्षेपात्मक। ठीक।
अपरदनात्मक स्थल रूप में जो सबसे पहला स्थल रूप हम लोग देखते हैं, सबसे पहला स्थल रूप देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? यू आकार की घाटी। ठीक, क्या कहते हैं? यह है आपका यू आकार की घाटी। ठीक, यू आकार की घाटी के बाद जब हिमानी आगे बढ़ती है तो कुछ विशेष प्रकार की शिलाकृतियों को बनाती है। तो इसमें से एक घाटी और आता है, साथ में ही हम लिख दे रहे हैं, यहां से आपको लटकती घाटी भी दिख जाएगी, लटकती घाटी भी दिख जाएगी। ठीक, तीसरे स्थल रूप के बारे में बात करें, तीसरा स्थल रूप क्या होता है? लटकती घाटी हो गई। इसके बाद नंबर आता है एक स्थल रूप का, जिसे हम कहते हैं सर्क, या इसी को कहते हैं हिमगह्वर। सर्क या हिमगह्वर। ठीक, सर्क या हिमगह्वर हो गया। फिर चौथे नंबर पर एक स्थल रूप होता है जिसे हम कहते हैं क्या? हार्न, या इसी को कहते हैं गिरिश्रिंग। हार्न या गिरिश्रिंग। ठीक, अगला एक स्थल रूप दिखता है जिसे हम कहते हैं नूनाटक। क्या कहते हैं? नूनाटक। 5 हो गया। नूनाटक के बाद एक स्थल रूप होता है जिसे कहते हैं रासमुटाने। रासमुटाने, या इसी को एक और नाम दिया जाता है, रासमुटाने को इसी को कहा जाता है क्या? भेड़ पीठ शिला। ठीक, क्या कहते हैं? रासमुटाने के साथ साथ इसी को हम कहते हैं क्या? भेड़ पीठ शिला। याद है आपको? आगे चलें। या इसी को हम कहते हैं भेड़ पीठ शिला। देखिए, मैं फिर से ये बात कह रहा हूं, एक ही जगह सारे स्थल रूपों के बारे में शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। कई बार कंफ्यूजन नाम को भी लेकर होता है, हम सर्क लिखकर आगे बढ़ जाते हैं, क्यों इतना लिखते हैं, लेकिन सर्क भी कहते हैं, हिमगह्वर भी कहते हैं, तो गलती नहीं होनी चाहिए। पढ़ने का उद्देश्य क्या होगा जब आप पूरा, ऐसा तो नहीं है, देखिए पढ़ाने का एक तरीका ये भी होता है कि हम आपको पढ़ा भी दें, आपको फीलिंग भी आए, सिलेबस भी पूरा हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन आप एग्जाम में कर पाए ना कर पाए वो ईश्वर के हाथ में। ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे इस प्रकार से तैयार करते हैं आपको कि आप परीक्षा में इन चीज़ों को लेके जा पाए। ठीक, प्रयास हमारा ये। लेकिन ये प्रयास हमारा तब सार्थक होगा जब हम जितना काम कह रहे हैं आप उतना आप भी करते जाएं। ठीक, उतना आप भी करते जाएं। अब आपने इसको पढ़ा, जैसे मैंने 2 दिन पहले नदी वाला बताया था आपको, नदी का वर्णन द्वारा स्थलोप। अगर नदी को आपने रिवाइज नहीं किया होगा तो अब तक भूल चुका होगा। जैसे आप आज आप हिमानी को पढ़ रहे हैं, तो हिमानी को अगर आप कल रिवाइज नहीं करेंगे तो हो सकता है भूल जाए। तो आप रिवाइज करिए, रिवाइज करने के साथ साथ आप इसको बार बार लिखिए कि अच्छा ये हिमानी वाला स्थल रूप है, ये नदी वाला है, ये भूमिगत जल वाला है। इससे क्या होगा? क्लियरिटी रहेगी। नहीं तो कभी कभी सर को, अच्छा आपको याद है सर को हमने पढ़ा तो है, लेकिन ये नदी में है कि हिमानी में है, परिहिमानी में, कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, चलें। रासमुटाने हो गया, भेड़पेट शिला हो गया। एक स्थल रूप होता है जिसे हम कहते हैं क्या? अरेत। क्या कहते हैं? अरेत। ठीक, अरेत के बाद एक स्थल रूप आता है, अरेत के बाद एक स्थल रूप आता है जिसको हम कहते हैं क्या? हिम सोपान कहते हैं। तमाम स्थल रूप सारे का नाम लिख दे रहा हूं सभी का। ठीक है, कॉल भी बनता है, यहां से दर्रा बनता है, दर्रा बनता है। और इस दर्रा को क्या कहा जाता है? इसी कहते हैं हम कॉल, याद रखेंगे, जैसे इंदिरा कॉल उदाहरण है। ठीक, दर्रा तो पवन से भी बना था जिसे हम पास कहते थे। दर्रा के बाद आप देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल को, यहाँ पे हिम सोपान होता है, हिम सोपान। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? पैटरनास्टर झील, पैटरनास्टर झील, पैटरनास्टर झील बनती है। पैटरनास्टर झील के अलावा आपको देखने को मिलेगी कुछ और झीलें होती है जिसे हम कहते हैं पीडमांट झील। 8 हो गया। 9, क्या होता है? पीडमांट झील। इससे एक शिलाकृति और बनती है, पीडमांट झील के अलावा एक शिलाकृति और बनती है जिसे हम कहते हैं क्या? फियोर्ड। क्या कहते हैं? इससे बनता है फियोर्ड तट, और फियोर्ड झील भी बनता है, फियोर्ड तट और फियोर्ड झील भी बनता है इससे।
फियोर्ड, झील। ये प्रमुख स्थल रूप है, लगभग लगभग सारे स्थल रूप यहाँ पे हो गए। अभी तक हमने किसकी बात किया, हमने बात किया सिर्फ और सिर्फ किसकी, अपरदनात्मक की। ठीक, चलिए अब निक्षेपात्मक के बारे में बात कर लेते हैं। इससे निक्षेपात्मक स्थल रूप जो बनते हैं वो कम है। कैसे हैं निक्षेपात्मक स्थल रूप, ये इनकी संख्या कम है। सभी के बारे में डिटेलिंग नहीं होगी, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना काम हम करवा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे जो सबसे प्रमुख, सबसे दिखने वाला स्पष्ट स्थलाकृति होती है, इसे हम कहते हैं क्या, हिमोड। क्या कहते हैं, हिमोड। अब हिमोड में भी कई प्रकार के हिमोड होते हैं, लेकिन केवल आप हिमोड जानते रहिए, अंतस्थ हिमोड, तटीय हिमोड, मध्यवर्ती हिमोड। ठीक। इसके बाद एक स्थलाकृति आती है ड्रमलिन, खूब पूछा जाता है ये ड्रमलिन। ठीक, अंडे की टोकरी जैसी स्थलाकृति। एक तीसरी स्थलाकृति होती है जिसे हम कहते हैं क्या, एस्कर। ठीक, ये भी खूब पूछा जाता है। और एक अन्य स्थलाकृति है जिसे हम कहते हैं क्या, केम। और यहीं से केम वेदिका भी बनता है। ठीक, तो ये स्थल रूप जो आपको दिख रहे हैं, ये कैसे स्थल रूप है, ये निक्षेपात्मक स्थल रूप है। अगर आपने नोट कर लिया तो बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ा जाए। समझ गए इतनी बातों को। चलिए अब लिखा जाए थोड़ा सा, इसमें बहुत लिखना नहीं, मैं पहले से भी क्लियर कर दे रहा हूँ। ग्लेशियर की अपरदन क्षमता, ग्लेशियर की अपरदन क्षमता, अपरदन क्षमता अधिक होती है। ग्लेशियर की अपरदन क्षमता अधिक होती है। यह दो प्रकार से, यह दो प्रकार से अपरदन करता है। यह दो प्रकार से अपरदन करता है। यहाँ पे कौन कौन से दो प्रकार है उसकी चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रकार है, इसे कहते हैं क्या, अपघर्षण। ठीक, और जो दूसरा प्रकार है उसे कहते हैं हम उत्पाटन। अपघर्षण क्या है, उत्पाटन क्या है, इसके बारे में एक एक लाइन हम लिख लेते हैं। उत्पाटन या इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या, प्लकिंग। प्लकिंग, तोड़ना। ठीक है। अपघर्षण क्या होगा, एब्रेशन होता है। ठीक है, एब्रेशन। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं किसको, अपघर्षण को। अपघर्षण क्या होता है, एब्रेशन। अपघर्षण से तात्पर्य जब हिमानी गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे ऊपर चढ़ती है, गुरुत्वाकर्षण से जब ऊपर चढ़ती है, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, अपघर्षण। जब हिमानी, जब हिमानी गुरुत्वाकर्षण के सहारे, गुरुत्वाकर्षण के सहारे ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ती है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है क्या, अपघर्षण। ठीक है। बात करते हैं किसकी, उत्पाटन की, यानी प्लगिंग की। उत्पाटन क्या है, इसके बारे में देखें। जब हिमानी, जब हिमानी पहाड़ी से नीचे उतरती है, पहाड़ी से नीचे उतरती है, तो ऊबड़ खाबड़ सतह, ऊबड़ खाबड़ सतह का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आ प्लकिंग कहते हैं इसी को। ठीक है।
आगे चलें। एक स्थल रूप और याद आ गया, मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। टॉर्न झील, ठीक है। पेटरनास्टर तो लिख ही दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए यहाँ पर जितने भी स्थल रूप हैं, सारे स्थल रूप की डिटेलिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यूजीसी के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं परिहिमानी द्वारा निर्मित स्थल रूपों के बारे में, ठीक है। मैं हेडिंग बना रहा हूं यहाँ पर, आप ध्यान से देखें, समझें और कॉपी करें। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा जा रहा आपका परिहिमानी द्वारा, परिहिमानी द्वारा निर्मित स्थल रूप। देखिए यह एक ऐसा चैप्टर होता है, पढ़ते तो सब हैं और पढ़ाते भी सब हैं, है ना, और आप तैयार करके भी जाते हैं। लेकिन आपने अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी से काम किया है तो आपके प्रश्न आपके सहपाठी से ज़्यादा सही होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी टेक्निक हमको यही समझनी होती है, थोड़ा सा हमको फिल्टर करना होता है कि कौन किसका है, कौन किसका है। जैसे हमने देख लिया कि हिमानी द्वारा निर्मित स्थल रूप है, ये जो स्थल रूप है ये हमें कई बार दिखते हैं, बढ़िया से समझ आते हैं कि अच्छा ये हिमानी के द्वारा बना हुआ स्थल रूप तो है, लेकिन ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये निक्षेपात्मक है या वर्धनात्मक है। तो क्या टेक्निक होगा? आपने सारी चीज़ों को समझ लिया, याद कर लिया, कैसे बन रहा है यू आकार की घाटी, कैसे लटकती घाटी, सारी चीज़ों को आपने देख लिया, इंसाइटेज वगैरह आपको बढ़िया से दिया, आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण है इनके नाम को याद रखना, पहचानना। तो जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उसकी भी चर्चा की जा रही है, जैसे कि आप देखते हैं यू आकार की घाटी, ऐसे हिमानी कभी घाटी खुद नहीं बनाती है, वो बनी हुई घाटी को बिगाड़ती है। नदी का क्या काम करती है? नदी बनाती है वी आकार की घाटी, ठीक। अब इस वी आकार की घाटी में अगर हिमानी प्रवेश कर गई, क्योंकि इसके पास अपरदन करने की क्षमता ज़्यादा होगी, ज़्यादा इसलिए होगी कि इसके पास भार ज़्यादा है, इसके पास अवसाद ज़्यादा है, और अवसाद घुले हुए नहीं है, कठोर चट्टाने हैं इसमें, चट्टाने इसके साथ सरक रही हैं। ऐसे में इसकी तली को यह काट देती है, यह काट के इसके तली को यू आकार की बना देती है, ठीक। हो गई यू आकार की घाटी। समझ गई यू आकार की घाटी क्या होगी? लटकती घाटी की बात करना, लटकती घाटी में कुछ हमको विशेष नहीं समझना है। क्या समझना है? देखिए जैसे हो क्या रहा है कि यहाँ पर कोई हिमानी ऐसे बह रही है, ठीक, ये कोई हिमानी आगे जा रही, ये क्या है? ये मेन हिमानी है। इस हिमानी में अधिक ऊंचाई से कोई एक दूसरी हिमानी आके मिल रही, जैसे धरातल पर सहायक नदियां मिलती हैं, ऐसे कोई सहायक हिमानी आ रही है। लेकिन कंडीशन क्या है कि सहायक हिमानी जो है, जो ये मेन वाली हिमानी, जैसे मान लो जिस हाथ में मेरा मार्कर है, ये मेन हिमानी है, सहायक हिमानी जो आ रही है काफी ऊंचाई से आ रही है ना, ये काफी ऊंचाई से आ रही है। क्योंकि इनकी सरकने की दर बहुत धीमी है, तो ऐसा नहीं कि एकाएक जहां पे पाएगी अपना इधर उधर होकर पहुंच जाएगी, एक प्रक्रिया के तहत आएगी। तो ये आ रही है, अब यहाँ पे ये आ रही, चूंकि ऊंचाई ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा तो एकाएक ऐसे उतरेगी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि हिमानी धीरे से उतर, जैसे इसकी तरफ ये हिमानी ये लटकी हुई नजर आएगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि लटकती घाटी बनाती है। एक्चुअली घाटी बनाती नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लटकती हुई घाटी है, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे सर क्या, हिमगह्वर की बात करेंगे, सर क्या होता है? सर्क क्या होता है कि जब यही हिमानी आगे बढ़ रही है, जब यही हिमानी आगे बढ़ रही है, ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, ये किसी पहाड़ी के साथ साथ गुजर रही है, किसी पहाड़ी से ये गुजर रही है, यहाँ पे इसके पार्ट को काट दी, इसके पार्ट को काट दी, इस प्रकार से एक स्थलाकृति बनती है। एक स्थलाकृति बनती है, जैसे लगता है कोई व्यक्ति आराम से एक कुर्सी पर बैठा है, इसी को कहते हैं क्या? आराम कुर्सी वाली स्थलाकृति भी कह लेते हैं। ये सारी बातें कहाँ से आ रही हैं? अब यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ सारी लिख तो नहीं रहा हूँ, कई अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा चालाक हैं। चालाक ये है कि चलो हम नोट्स में देख लेंगे बाद में क्या था, सारी बातें लिखना पॉसिबल तो नहीं होगा ना। अब आपको यहाँ पे सर्क की बात कर रहे हैं, तो सर्क के बारे में एक बात कही जाती है कि क्या, इसे हम क्या कहते हैं कि ये आराम कुर्सी वाली स्थलाकृति है।
तो सर्क के बारे में आप क्या कहेंगे, यह आराम कुर्सी वाली स्तरीकृति है। आप कहीं इसको नोट कर लीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप कर लीजिए कि यह आराम कुर्सी जैसी। ये प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी आराम कुर्सी जैसी संरचना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको कैसे आपको यूटिलाइज करना है। पढ़ा तो सब लोगों ने, यहाँ पे सैकड़ों लोगों का एडमिशन है, सैकड़ों लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इन 100 लोगों 150 लोगों में जो हैं, इसमें से सारे लोगों का सिलेक्शन तो नहीं होगा। अब किसने कितना स्मार्ट तरीके से काम किया यही मैटर करता है। ठीक है, चलिए, ऐसे हार्न या ग्रीसिंग है, तो ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, थोड़ी सी बात हमको कर लेना है किसके बारे में, हिमाच्छादन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेना है, परिहिमानी से पहले। अच्छा, परिहिमानी को पढ़ने चले, ठीक है। एक चीज और आपको बताना था, बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, जो हिमानी का महत्वपूर्ण पार्ट है उसे हम हिमोड़ कह रहे थे ना, लटकती हुई घाटी भी हो गई। यहाँ पर थोड़ा सा हिमोड़ के बारे में हम देख लेते हैं, ये होता क्या है। जैसे हिमानी क्या है, यहाँ से बह रही, हिमानी ऐसे आ रही है, हिमानी ऐसे आ रही है, ये हिमानी आ रही है। ठीक, ये पूरा ऐसे बहते हुए जा रही है। ये क्या है, ये सब इसमें हिम ही पिघला हुआ हिम बह रहा है। यहाँ पर किसी तरीके से यहाँ से कोई दूसरी हिमानी आकर इसमें मिल गई। ठीक, कोई दूसरी हिमानी आकर इसमें मिल जा रही है। जब दूसरी वाली हिमानी इसमें आके मिल रही है, ऐसे कंडीशन पर जहां पर ये मिल रही है, तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का निक्षेपण आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये निक्षेपण इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, ये निक्षेपण तो ऐसे रहेगा, इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा। ये आगे बढ़ रही है, ये आगे बढ़ रही है, तो इस प्रकार से निक्षेपण देखने को आपको मिलेगा। तो ये जो निक्षेपण मिलता है इसी को हम कहते हैं क्या, हिमोड़ कहते हैं। ठीक, ये जो निक्षेपण है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, यह हिमोड़ है। क्या है, हिमोड़, या इसी को कहते हैं मोरेन। इसी को क्या कहते हैं, मोरेन। तो कभी कभी मोरेन ही लिख कर आ जाता है। ठीक, ये क्या है, हिमोड़ है। ये जो बीच में है इसलिए इसको कहते हैं क्या, मध्यवर्ती हिमोड़। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मध्यवर्ती हिमोड़। ध्यान से समझेंगे सारी बातों को। ये जो मध्यवर्ती हिमोड़ है और ये जो बगल बगल बन रहा है इसे कहते हैं क्या, पार्श्वीय, पार्श्वीय हिमोड़ या लेटरल मोरेन कहते हैं। इसे मिडिल मोरेन कहेंगे, इसे लेटरल मोरेन कहेंगे। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ गई इसको समझना आपको, यहां से प्रश्न आता है, इसलिए आप देखेंगे। जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे ये तो हिमानी वाला क्षेत्र हो गया, यह हिमोड़ कैसे हमको दिखेगा, जब हिमानी नीचे की तरफ आती है, टेम्परेचर जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, टेम्परेचर ज़्यादा मिलने की वजह से ये हिमानी जो है ये पिघल जाती है थोड़ा सा। जब पिघल जाती है तो जो इसने निक्षेप किया था, जो ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये जो निक्षेप किया था, यह मैदान जैसा दिखने लगता है। जब मैदान जैसा दिखने लगता है तो इसमें कुछ घास वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं। जब घास हो जाएगा तो कहने का मतलब वो चारागाह के काम आएगा। वहाँ का जो जीव जंतु भेड़ बकरी का जो पालन कर रहे हैं उनके लिए काम आएगा। तो काम आएगा तो फिर हमारी परीक्षा के लिए भी काम आएगा। कैसे आएगा इसको हम देखते हैं। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होगा, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमोड़ों में चारागाह, हिमोड़ों में चारागाह विकसित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। तब क्या होगा, यहाँ पे चारागाह जो विकसित हो जाते हैं, इसकी जो खास बात है, इन्हें अलग अलग जगहों पे अन्य नामों से जानते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सामान्य तरीके से। ये जो चारागाह हैं, क्योंकि भारत की बात है तो इसलिए प्यारे भारत को समझना हमें जरूरी है। क्या समझेंगे, देखिए, जिसे जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में इसे कहा जाता है क्या, इसे मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मर्ग, मर्ग कहते हैं, मर्ग कहते हैं। ठीक, मर्ग में उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा क्या, एग्जाम्पल क्या है आप जानते हैं,
गुलमर्ग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सोनमर्ग ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। ये मर्ग कुछ और नहीं बल्कि हिमोड़ में, यानी हिमोड़, हिम के निक्षेप से जो मैदान बना था वहां पे विकसित चारागाह होता है। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग। ठीक। चलिए, जम्मू कश्मीर की बात हो गई। भारत का एक क्षेत्र और है जहां पे हिमाच्छादन आपको देखने को मिलता है, उत्तराखंड वाला, है ना? तो उत्तराखंड में क्या होगा? उत्तराखंड में इसे कहते नहीं, मर्ग नहीं अच्छा लग रहा है, इसका नाम कुछ और रख दिया जाए। तो यहाँ पर दो नामों से जानते हैं, यहाँ पे दो नामों से जानते हैं। यहाँ पे कहा जाता है उग्याल और पयार। उग्याल और पयार कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? मध्यस्थ हिमोड़ों में निर्मित ये मैदान होते हैं जिसे कहते हैं उग्याल और पयार। ठीक। उम्मीद करते हैं इन बातों को आप बढ़िया से जान पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अब समझ गए तो परहिमानी को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। दून भी कहते हैं इसको, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, है ना? थोड़ा सा, थोड़ा सा ही अलग है दून में। उग्याल पयार भी कहते हैं, दून भी कहते हैं। तो जैसे आप देखते हैं ना, देहरादून, पोटली दून, काटली दून, पाटली दून, तमाम दून है। हिमानी द्वारा निर्मित स्थल रूपों के बारे में हम बात करते हैं, चलिए। परी हिमानी, ठीक। पेरी ग्लेशियर, ग्लेशियर तो हो गया, एक हो गया, दूसरा क्या है? पेरी ग्लेशियर। ये क्या है? ये है आपका पेरी ग्लेशियर। नाम से ही स्पष्ट है, पेरी का मतलब चारों तरफ। एक ऐसे क्षेत्र की बात हो रही है जहां पे चारों तरफ आ, हिमाच्छादन ही रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे? परिहिमानी कहते हैं ना। अगर आप देखें परिहिमानी, तो परिहिमानी का मतलब क्या होता है? सिंपली अगर देखें, परिहिमानी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हिमानी के आसपास। इसका मतलब क्या होगा? हिमानी के आसपास। परिहिमानी कहेंगे क्या? किसे कहेंगे? परिहिमानी ऐसे क्षेत्र को कहेंगे जिसका टेम्परेचर, ठीक है। परिहिमानी ऐसे क्षेत्र को कहेंगे जिसका टेम्परेचर क्या होगा? एक खास बात इसका समझिएगा, जो परिहिमानी क्षेत्र है, परिहिमानी क्षेत्रों का तापमान, तापमान कितना? ये जाहिर सी बात है नेगेटिव होगा। नेगेटिव में कितना होगा? -15 डिग्री सेल्सियस से कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस व औसत वार्षिक वर्षा, व औसत वार्षिक वर्षा। ये औसत वार्षिक वर्षा कितनी होगी इसके बारे में थोड़ा सा देखें, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 120 से 1400 क्या? मिलीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, ध्यान देंगे, यह मिलीमीटर होती है। यह आपको देखने को मिल रहा है किसके बारे में? यह देखने को मिल रहा है वहां के क्लाइमेट के बारे में। परिहिमानी का मतलब एक ऐसे क्षेत्र की बात हो रही है जहां पर, जहां पर बहुत सक्रिय तूफान हमेशा चलते रहते हैं, यानी तूफानी हवा चलती है। और तूफानी हवा नहीं बल्कि वो बर्फीली हवा चलती है। जैसे आप देखते हैं यूरेशियन कंट्री में आप देखेंगे पुरगा और बुरान चलती है ना। पुरगा ये कहाँ पर? साइबेरिया में चलती है, रसिया में। ये परिहिमानी क्षेत्र ही होते हैं। पुरगा के बारे में कहते हैं कि जब पुरगा चलती है ना, तो अपने साथ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े लेकर चलती है, जिसे कहते हैं आइस कंटेनिंग विंड। पुरगा पूछा जाता है आपसे, आइस कंटेनिंग विंड कौन सी है? पुरगा। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि परिहिमानी क्षेत्र, यहाँ पे तूफानी हवाएं चलती हैं, टेम्परेचर बहुत कम होता है, वर्षा बहुत कम होती है। तूफानी हवाएं जो चलती है उसमें बर्फ के गोले छोटे छोटे, यहाँ पे स्नो ही चल रहा होता था। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और देखते ही देखते वह बर्फ पूरा उसके शरीर पर स्नो चिपक जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर अब जो मुख्य बात है, हमको स्थल रूप पढ़ना था, स्थल रूपों को हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, बस दो तीन स्थल रूप, उसके नाम को याद है। एक बात आप समझिएगा, जो परिहिमानी क्षेत्र में, परिहिमानी क्षेत्र में, परिहिमानी क्षेत्र में
अपर्दन से ज्यादा, अपर्दन से ज्यादा निक्षेपात्मक, निक्षेपात्मक स्थल रूप, निक्षेपात्मक स्थल रूप महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। जब महत्वपूर्ण निक्षेपात्मक स्थल रूप है तो यहां पर मैं लिख ही दे रहा हूं क्या, प्रमुख निक्षेपात्मक स्थल रूपों के बारे में, प्रमुख निक्षेपात्मक स्थल रूपों के बारे में हम यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं। आप इसको अच्छे से बढ़िया से देख लीजिए और जान लीजिए कौन कौन से स्थल रूप हैं, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। उसके नामों को याद रखना है। कई बार ये नाम आपको दिखते भी हैं लेकिन कन्फ्यूजन ये रहता है कि इसमें यह है क्या, है ना, इसके बारे में हमको समझना होता है और कई बार आप नहीं समझ पाते हैं। ठीक, चलिए मैं लिख रहा हूं, इनके नामों को समझिएगा। जो पहला स्थल रूप है उसका नाम है, इसे कहा जाता है गिरिका, या इसी को कहते हैं, या इसी को कहते हैं हमक। ये किससे बनता है, परिहिमानी से। कई बार अभ्यर्थी हिमानी का समझ के इसको गलत लगा देते हैं। ठीक, जो दूसरा प्रमुख स्थल रूप है उसे कहा जाता है पल्सा। क्या कहते हैं, पल्सा। ये भी निक्षेपण से बनता, अपर्दन से कोई स्थल रूप नहीं पढ़ना हमको। एक अन्य नाम है जिसको कहते हैं हम क्या, पिंगो, पिंगो। अभी हाल फिलहाल में एक कोई एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था पिंगो क्या है, परिहिमानी स्थल रूप। ध्यान रखिएगा, पिंगो शब्दावली एस्किमो द्वारा दिया गया है। एस्किमो जनजाति जो होती है, पिंगो शब्द वहां से आया है। ठीक है, अगला स्थल रूप की बात करें, अगले को कहते हैं क्या, थर्मोकार्स्ट। इसको कहते हैं थर्मोकार्स्ट। ठीक है, थर्मोकास्ट ये भी स्थल रूप है। कैसा स्थल रूप है, परिहिमानी द्वारा निर्मित स्थल रूप है। ठीक है, एक स्थल रूप है जिसे हम कहते हैं, चार के बाद यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहीं पर लिख देंगे पूरा, पांचवा, इसे कहते हैं क्या, प्रस्तर सरिता। यानी एक ऐसी सरिता जहां पे पूरा पत्थर ही बह रहा है। प्रस्तर सरिता के अलावा एक स्थल रूप है जिसे कहते हैं क्या, ब्लैक फील्ड्स। दूसरी जगह ही लिखना पड़ेगा। चलिए पांच हो गया था, मैं यहाँ पे छठा लिख दे रहा हूँ, मैं छठा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ब्लैक प्रस्तर सरिता कहते हैं क्या, ब्लैक फील्ड, ब्लैक फील्ड्स। और एक अंतिम जो स्थलरूप है जिसे हमें पढ़ना है उसका नाम होता है क्या, उसे हम कहते हैं पेंटर्ड धरातल, पेंटर्ड धरातल। ये सभी निक्षेपात्मक स्थलरूप हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो आप इतने को याद रखिएगा, ये खूब पूछे जाते हैं, इतने को आप याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये खूब पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखिएगा। आगे चलें, उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आप बढ़िया से जान पाए होंगे, समझ पाए होंगे। तो जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है उतने पर काम हम लोगों ने कर लिया। अब बच रही कहानी क्या, जियोमॉर्फोलॉजी, भूआकृति विज्ञान को हम लोगों ने कर लिया समाप्त। कल से हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी। तो जो साथी अभी कुछ फ़ोन हमारे पास आते हैं कि एग्ज़ाम समय से हो रहा है तो सिलेबस पूरा होगा कि नहीं, भाई सिलेबस पूरा करने कराने की जिम्मेदारी हमारी है, समय से पढ़ने का जिम्मेदारी आपकी है। हमने भरोसे के साथ आपको जोड़ा है तो उस भरोसा को हम कभी तोड़ने नहीं देते हैं। जो हमारे बैच से पहले जुड़े रहे होंगे उनको खूब अच्छे से पता होगा कि समय से ही सिलेबस पूरा होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से संस्थान ऐसा करते हैं कि 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, एक महीना पूरा करके कहते हैं कि हमने तो पूरा कर दिया, अब रिवीजन करो। भाई ऐसा हम छोड़ते ही नहीं कि आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े। बस हम जितना काम कह रहे हैं आप विश्वास करके उतना साथ साथ हमारे करते चलिए, आपको उसका बेनिफिट अच्छे से मिलता रहेगा और आई होप मिल भी रहा होगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, किसी का मॉक टेस्ट या मेरा मॉक टेस्ट आप देख रहे होंगे तो वहाँ पे जान पा रहे होंगे कि सही चीज़ें क्या हैं। ठीक है, चलिए क्लास को हम ओवर करते हैं, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका गुड बाय।